गाइस स्वागत है उनका जो एक ज़बरदस्त एनर्जी के साथ जो यूपीएससी मिशन पर लगे हुए हैं या फिर लगने जा रहे हैं। तो देखो हिस्ट्री की क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। देखो सबसे पहले हमने जो पढ़ा था पूरा पाषाण काल के बारे में मोटा मोटा हमने पढ़ा है, मध्य पाषाण काल के बारे में मोटा मोटा हमने पढ़ा है। अब जो हम आएंगे नव पाषाण काल, अभी हमने जो पढ़ा है आपको वही याद रखना है, ज़्यादा आपको डीपली नहीं जाना है। हिस्ट्री पढ़ते वक्त देखो कई सारे हमारे मन में क्वेश्चन आएंगे कि क्या ये चीज़ें नहीं थी, क्या वो नहीं हुआ था। तो जो हमारे सामने लिखा हुआ है बस हमें वही पता करना है कि हाँ ये था। यदि बाकी चीज़ें भी हुई होगी तो वो आगे हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि 12th में भी आपको जो है प्राचीन भारत पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी के लिए जो आपके सामने आ रहा है केवल वही ध्यान रखना। ठीक है, तो ठीक है शुरू करते हैं। देखो नवपाषाण काल में जो हम आएंगे तो वहाँ पर क्या हुआ था कि भोजन की खोज जो थी वो हो चुकी थी। ठीक है, क्योंकि अब काफ़ी समय हो चुका था मानव को जंगल में रहते रहते, तो उनको ये पता चल गया था कि कौन सी खाने लायक चीज़ें हैं जंगल में और कौन सी नहीं है। ठीक है, जो खाने लायक थी उनकी उन्होंने खेती शुरू कर दी थी। इसी तरह जो जानवर थे उनका भी उन्होंने वर्गीकरण कर दिया था। कैसे? जो जानवर उनको जोखिम भरे लगते थे, जिनको यानी उन्हें खतरा था, जिन जानवरों को, वे उन्हें जंगली जानवर की उनको संज्ञा दे दी। और जो जिनसे डर नहीं था, जिनसे खतरा नहीं था, जोखिम नहीं था, उन्हें मानव ने क्या बना लिया? पालतू पशु। ठीक है कि जिन जानवरों के दांत छोटे हैं, सींग छोटे हैं, जो कद में छोटे हैं, ठीक है, जो खूंखार नहीं है, जिनको आसानी से मानव कंट्रोल कर सकते हैं, उनको उन्होंने पालतू बना लिया। और इसी तरह जो जंगल की विशाल संपदा थी उनसे भी वे अब परिचित हो गए थे। ठीक है, तो देखो यदि पालतू पशु की मैं बात करूं तो सबसे पहले जिसको पालतू बनाया होगा, ठीक है, इतिहास हमेशा यही कहता है, वो यही नहीं कहता कि यही हुआ था, वो कहता है कि ऐसा हुआ होगा, अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि सबसे पहले मानव ने जो पालतू पशु बनाया होगा, कुत्ता बनाया होगा, उसके बाद भेड़ और बकरी पालतू बनाया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद यदि कृषक और पशुपालक की बात करें, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पर जो है किसान और जो पशुपालक होने के साक्ष्य मिले, तो वो थे पेरमपल्ली और हल्लूर। ठीक है, यदि यहाँ पर कहाँ मैप दिया गया होगा, कल मैंने आपको मैप में बताया था। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में पेरमपल्ली एंड हल्लूर जो दक्षिण भारत की साइड थे। ठीक है, पेरमपल्ली और हल्लूर, और एक था आपका महागढ़ा, ठीक है, और गुफ्रकाल और बुर्जहोम। ठीक है, इस तरीके ये नवपाषाण काल के स्थल रहे हैं जहाँ पर पशुपालक और कृषक दोनों के प्रमाण आपको मिले हैं। आप देख लीजिए, आई थिंक कि स्क्वायर था ब्लू कलर के टिक के साथ जो है मैप में दर्शाया गया था। यदि आपके पास बुक हो तो उसमें इन जगहों को देख लीजिएगा। यहाँ पर पशुपालक भी रहे हैं और किसान भी रहे हैं। ठीक है, दोनों के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद यदि बात करते हैं हम तो नवपाषाण युग के लिए, ठीक है, नवपाषाण युग से जो प्राप्त उपकरण है वो पूरा पाषाण काल में जो थे उससे थोड़े भिन्न है। जैसा मैंने आपको बताया था कि उन औजारों की जो धार थी वो थोड़ी टेढ़ी हो गई थी। उपकरण वो जो औजार जो बनाते थे वो, ठीक है, उनकी धार और टेढ़ी हो गई थी, थोड़े और नुकीले हो गए थे और थोड़े छोटे हो गए थे। ठीक है, इस काल में भी जो है औजार हड्डियों के बनाए जाते थे। मैंने आपको पहले ही कहा है कि पूरा पाषाण काल में जो वस्तुएं थी वो तो रहेगी, साथ में और नई चीज़ें भी वो जो है बनाए जाने लगे थे। ठीक है, और चीज़ों को पीसने के लिए ओखली और मूसल का प्रयोग इस काल में किया जाता था, जो आज हज़ारों साल बाद भी प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ओखली मूसल के नाम आपने सुने होंगे। ओखली मूसल के जो है प्रयोग शुरू हो गए थे। इस चीज़ का ध्यान रखना है नवपाषाण काल में। ठीक है, मिट्टी के बर्तन भी मिले, यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे थे नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल का यदि मैं आपको युग बताऊँ तो 8000 समथिंग मैंने कुछ बताया था आपको। ठीक है, 8000 साल पहले, आज से 8000 साल पहले जो है नवपाषाण युग शुरू हुआ था। हाँ, और जो मिट्टी के बर्तन थे, यदि मिट्टी का बर्तन बोलो तो मिट्टी के बर्तन पर अलंकरण भी मिला, यानी कि डिज़ाइनें बनी हुई। ठीक है, जो आजकल हम मटके खरीदते हैं गांव में, यदि आप देखोगे तो मिट्टी के बर्तन में डिज़ाइन बनी हुई मिलती है। ठीक है, उस तरीके के बर्तन पहले भी चलते थे, जहाँ पर शायद से खाना पकाया जाता होगा या पानी भरा जाता होगा, जो भी है, ये पर मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ठीक है, और यदि बात करूँ तो कपड़ा बुनना भी सीख लिया था। ठीक है, नवपाषाण काल में, क्योंकि यहाँ पर कपास जैसे पौधों के अवशेष भी मिले। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि कपास भी उगाया जाता था, यानी कपास उगाने में अब जो है मनुष्य सक्षम हो गया था, ये कह सकते हैं। ठीक है, बाकी डाउजलो हैंडिंग और एक मेहरगढ़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नज़र डालेंगे हम थोड़ा। ठीक है, देखो एक तरफ तो पूरा स्थल दिए गए हैं, एक तरफ अनाज और हड्डियाँ दी गई है। इन्हें आप पॉज करके आराम से देख लीजिए, क्योंकि ये रटने जैसी चीज़ें कि जैसे मेहरगढ़ है, कोयली डबा है, महागढ़ा है, गुफरकाल है, बुर्जहोम है, चिरांद है, हल्लूर है, पेमपल्ली है। ठीक है, यहाँ से क्या क्या अवशेष मिले हैं ये यहाँ पर साफ देखा जा सकता है। ठीक है, यानी नवपाषाण काल में ये जितनी भी चीज़ें हैं ये उपयोग में ली जाने लगी थी। ठीक है, इसके बाद हम आएँ तो जो आपके काम की चीज़ होगी, ठीक है, जो मोटा मोटा तौर पर तो मैंने बता दिया है। ठीक है, 2 मिनट। खेती बचने की प्रक्रिया वो होती है, यानी कि जब मानव जंगली जानवर और पालतू पशु में अंतर करना सीख गया था, और जब मानव जंगल की जो संपदा है, जो पेड़ पौधे हैं उनमें जो यानी विषैले पौधे थे उनमें, और जो खाने लायक है, जो औषधीय के हैं उनमें अंतर करना सीख गया था कि
कौन से पौधे किस काम में आते हैं, मोटा मोटा तौर पर, कि खाने की कौन सी चीज़ें और कौन सी खाने की नहीं है, ठीक है, ये अंतर करना सीख गया था। अदरवाइज़ आप बोलो कि वो बीमारी का इलाज भी करना सीख गया था, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पर मोटा मोटा यदि मैं आपको पढ़ के बताऊँ तो उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो, यानी वो ये देखते थे कि ऐसे कौन से जानवर हैं जो सबसे कम बीमार होते हैं, जिनसे सबसे ज़्यादा यानी खाने की चीज़ें हमें मिल सकती हो, ठीक है। और पेड़ पौधों में भी वो यही चीज़ देखते थे कि कौन सा पौधा ऐसा है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अनाज आता हो, यानी एक पौधे में ज़्यादा अनाज के दाने होते हों, वही जो है अनाज वे उगाने लगे थे, ठीक है। तो यहाँ पर मोटा मोटा यही है। बाकी यही बचने की प्रक्रिया है कि बचने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही, 12,000 साल पहले शुरू हुई, और वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो बचने की प्रक्रिया की वजह से ही है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ और जौ आते हैं, जैसा मैंने पहले ही बताया था। और जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं पालतू पशु में, ठीक है। तो ये तो मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया था। और पशुपालक कैसे बने, खेती करना कैसे सीखा, ये भी मैंने बता दिया कि समय समय के साथ इतना समय हो चुका था जब, तो वो धीरे धीरे सीख गए थे। अब एक नवीन जीवन शैली पे आते हैं कि अब वो अनाज उगाते थे, तो जो अनाज होता था उनका उपयोग क्यों करते थे, कहाँ कहाँ पे करते थे। एक तो बीज के रूप में करते थे, जैसा आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है। अनाज यदि आपके पास है तो एक तो कुछ अनाज आप रख लोगे कि कुछ और उनसे उगाया जा सके, बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, खाने के लिए, उपहार के रूप में किसे देने के लिए, और भंडारण करके भी रखते थे, सेव करके, कि कभी ना हो तो ये हमारे काम आ जाए, ठीक है। तो इस तरह का भी जो है सिलसिला चला था। इसके बाद एक नवीन जीवन शैली, तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो तो पाओगे कि कई साल तक वहाँ पर रहना पड़ता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ था, पहले क्या थे, पहले मानव इधर से उधर भटकते रहते थे, ठीक है। यहाँ पर खाना खत्म हो गया, दूसरी जगह चले गए, दूसरी जगह से तीसरी जगह चले गए, इस तरह से घूमते फिरते रहते थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब उन्होंने अनाज बोना शुरू किया तो अनाज आने में कई साल लग जाते हैं, कई समय लग जाता है, ठीक है। तो अब वो उस अनाज की देखभाल के लिए कई समय तक एक ही जगह पर रहने लग गए, ठीक है। अब क्योंकि वहीं पर वो रहने लग गए थे तो अब वो उनका स्थायी निवास हो चुका था, है ना। तो यहाँ पर ये जो है मोटा मोटा हमें जानकारी मिलती है। वो पौधों की सिंचाई भी करते थे, खरपतवार भी करते थे, जानवर और चिड़िया से उनकी रक्षा भी करते थे, उनकी कटाई भी करते थे, अनाज का उपयोग भी करते थे, मिट्टी के बर्तन बनाने लग गए थे, वो टोकरियाँ उन्होंने बुनी थी, ज़मीन में गड्ढे खोदे थे ताकि अनाज को रखा जा सके, ठीक है। जानवर का उपयोग वो कैसे करते थे कि ठीक है, जानवर कोई दूध देता है, ठीक है, तो उनसे दूध तो लेते थे, साथ में जानवर के यदि बच्चे होते हैं 2 से 3, ठीक है, तो उन 3 बच्चों के 6 बच्चे हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है जानवर जो है चलते फिरते खाद्य भंडार थे, ठीक है, यानी इसमें उन्नति देखी जा सकती थी। ये जो मैंने आपको स्थान दिखाया है, ठीक है, पूरा स्थल, यहाँ पर खुदाई में ये सभी चीज़ें मिली हैं, ठीक है। और इसके बाद स्थायी जीवन की ओर, जैसा मैंने आपको बताया था, ठीक है, स्थायी जीवन अब हो चुका था। क्यों हो चुका था, क्योंकि अब वो एक ही जगह पर रहने लगे थे, यानी अनाज उगाते थे तो वहीं पर रहना अब उनको पड़ता था। देखो पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान भी मिले। जब खुदाई करेंगे, ठीक है, तो कई घर भी उन्हें मिले, यानी तलघर, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है, ठीक है, जो लोग गड्ढे में रहते थे, यानी ज़मीन के नीचे। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी होती थी, सीढ़ियाँ भी बनाई थी, ठीक है। ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। झोपड़े के अंदर बाहर दोनों ही स्थान पर आग जलाने की जगह, यानी आग का उपयोग तो हो चुका था, जैसा मैंने कल भी बताया था। कल एक जगह मैंने आपको बताई थी, ठीक है, वो जगह आप याद कीजिए कि कहाँ पर आग की खोज पहले हुई थी, ठीक है। कल मैंने आपको बताई थी कुंडल गुफा, ठीक है। कुंडल गुफा में आग की खोज हो चुकी थी, जो कि पूरा पाषाण युग का पूरा स्थल था, ठीक है। आज हम जो बात करें नवपाषाण काल की, तो आग की खोज तो हो चुकी थी, लेकिन अब आग का उपयोग बहुतायत में किया जाता था, यानी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो आग के अवशेष तब भी मिले नवपाषाण युग में भी, और औजार भी मिले, जैसा कि आप यहाँ पर सामने देख सकते हैं, इस तरीके के पत्थर के औजार, ठीक। इन पर पालिश भी की जाती थी, पालिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल है, ये जो है ये है ओखली और मूसल। और हड्डियों के भी औजार मिले हैं, मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, ठीक है। इस तरीके के जो है मिट्टी के बर्तन। अब इसमें क्या रखा जाता था, गेहूँ चावल अनाज पकाया जाता था, पानी भर के रखा जाता था, या चीज़ें रखी जाती थी, उसका हम अनुमान ही लगा जा सकते हैं, ठीक है। कपास के पौधे भी यहाँ पर मिले, जैसे मैंने आपको बताया था। अब आते हैं कुछ रीति रिवाज भी यहाँ पर थे, ठीक है। क्या होता है कि जो इतिहासकार है उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे किसान और पशुपालक भी थे जो समूह के रूप में रहते थे, ठीक है, एक समूह के रूप में, यानी कई परिवार एक जगह ही रहते थे, उन्हें हम जनजाति कहते हैं, ठीक है। जनजाति की ये हो गई परिभाषा, जो समूह के रूप में होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता था कि सारे परिवार एक दूसरे से संबंधित थे, छोटी छोटी बस्तियों में वो रहते थे, यानी एक दूसरे से कुछ संबंध उनके हुआ करते थे। वो क्या करते थे, शिकार करते, भोजन संग्रह, खेती पशुपालन, मछली पकड़ना, पैसे अपनाते, ठीक है। और वही अनाज उगाना, अनाज को काटना आप, और पशु को चराना, टोकरियाँ बुनना, औजार बनाना, झोपड़ी बनाना, ये इनके काम थे। अब सब जब सारे लोग एक साथ रहते थे तो उनमें से किसी एक व्यक्ति को नेता मान लिया जाता। वो व्यक्ति हो सकता था कि कोई वृद्ध हो, या कोई नौजवान योद्धा हो, या फिर कोई पुरोहित हो, यानी कि पंडित, यानी कोई विद्वान को एक नेता बना लिया जाता था। और महिलाओं को भी जो है पहले विशिष्ट सम्मान दिया जाता था। जनजातियों की जो सांस्कृतिक परंपराएं जो थी बहुत विशिष्ट थी, ठीक है। जैसे कि भाषाएं, संगीत, कहानी, चित्रकारी,
इनकी संस्कृतियों में शामिल थी। ये देवी देवताओं की पूजा भी करते थे, ठीक है, देवी देवताओं को मानते थे, ऐसे साक्ष्य मिले हैं। जमीन, जंगल, घास के मैदान, पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती थी, यानी इनके आसपास का जो भी इलाका था उन पर किसी एक व्यक्ति का दायित्व नहीं था, कोई भी वहाँ पर आ जा सकता था, कोई भी उसका उपयोग किया यानी कि कर सकता था। जिनका उपयोग सामने साथ में कर सकते थे, अमीर गरीब का कोई खास अंतर नहीं था, जैसा मैंने आपको बता दिया है। और अन्य समाजों से भिन्न थे, ये जनजातीय समाज अन्य समाज से भिन्न थे, ठीक है। एक और जहाँ पर और कृषि की जा रही थी, वहीं पर जनजातीय समाज में भी कृषि की जा रही थी, ठीक है। हो सकता है कि जैसे ये मिलकर रहते हो, कहीं दूसरी जगह पर मिलकर नहीं रहते हो लोग, ठीक है। उन्होंने अपना दायित्व यानी वहाँ पर अधिकार जमा दिया हो कि ये हमारा इलाका है, यहाँ पर आप जो है खेती वेती नहीं कर सकते। लेकिन जनजातीय में सारे कहीं भी पानी पी सकते थे, कहीं भी खेती कर सकते थे, ऐसा था। तो अन्य समाजों से ये समाज भिन्न था। अब जो हम चलते हैं, जो मेन है इस चैप्टर में, मेहरगढ़ और दाऊजिली हेडिंग, उसके पहले मैं आपको एक जो है पहले और बाद के स्तर के बारे में बताऊंगा कि क्या होता है। देखो, जहाँ पर भी जैसा आप इस चित्र को ध्यान से देखिए, ठीक है, ये जैसा चित्र आपको देख रहा है 1 2 3 4 नंबर डले हुए, ये एक यानी टीला है, यानी जो छोटे छोटे पहाड़ यहाँ बने हुए होते होंगे आसपास, ठीक है। कोई गांव एक पहाड़ी पर बना हुआ है, यहाँ बसा हुआ है, कोई शहर एक पहाड़ियाँ, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये बने हुए होते हैं और वहाँ पर खुदाई की जाती है। तो जो सबसे ऊपर का भाग होता है उसे बोलते हैं प्रथम स्तर, दूसरे को द्वितीय स्तर, तीसरे को तृतीय स्तर और चौथे को चतुर्थ स्तर। अब यहाँ पर यदि हम खुदाई करेंगे तो जो चौथा स्तर है वो सबसे पुराना होगा, ठीक है। तीसरा स्तर उससे थोड़ा नया, दूसरा वाला उससे थोड़ा और नया, और पहला यानी सबसे नया, ठीक है। अब क्या होता था कि जब लोग रहा करते थे, जब ये टीला नहीं था, जब वो लोग मर गए या कुछ भी हुआ हो, ठीक है, वहाँ पर भूकंप आया हो, तो वहाँ पर कचरे का ढेर बन गया था, ठीक है, यानी चौथा स्तर वहाँ पर बन गया था। अब वापस से लोग वहाँ पर रहने लग गए उसके ऊपर ही, इससे उनका भी समापन हुआ, इसे तीसरा स्तर बन गया। उन्होंने जो भी चीज़ें इस्तेमाल की होगी वो तीसरे स्तर में होगी। उसके बाद और कोई लोग आए होंगे, वो रहने लगे, उन्होंने अपनी चीज़ों का उपयोग किया, उन्होंने उनके युग में जो चीज़ें वे उपयोग करते थे वे चीज़ इस सेकंड स्तर में आपको दिखेगी, और फर्स्ट स्तर में वो आपको चीज़ें दिखेगी जो इनके बाद आए होंगे, ठीक है। तो ये स्तर का था कि आमतौर पर लोग जहाँ रहते थे, घर टूटने पर दोबारा वहीं घर बना लेते थे। टूटे फूटे सामान, कूड़ा करकट भी घरों के आसपास जमा होते रहते थे। इन कारणों से बस्ती की ज़मीन धीरे धीरे ऊंची होती गई। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे इस तरीके से टीला बना है, ठीक है। अब आते हैं मेहरगढ़ पर। देखो, जो आप ये आकृति देख रहे हैं, मेहरगढ़ में इस तरह के जो है घर देखने को मिले हैं खुदाई पर, ठीक है। यानी चौकोर आकार के हैं, 4 कमरे जो है सामान्य रूप से हुआ करते थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं फटाफट, क्योंकि टाइम ज़्यादा जा रहा है, ठीक। मेहरगढ़ कहाँ पर है? यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। बोलन दर्रे के पास यदि आप ईरान जाओगे तो आपको मेहरगढ़ होकर जाना पड़ेगा। आपको इतना याद रखने की जरूरत है बस, बोलन दर्रा, जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जो गेहूँ जो उगाते थे, भेड़ बकरी, और ये सभी जगह सामान्य था, ठीक है। जो गेहूँ तो सबसे पहले उगाया था, और पालतू पशु कुत्ता भेड़ बकरी तो थे ही। यहाँ खुदाई में सबसे पहले इस तरह से पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार की जानवरों की हड्डियाँ मिली है। जानवरों की हड्डियाँ यहाँ पर मिली है, यानी कि या तो जानवरों को ये पालते थे या फिर उन्हें खाते होंगे, ठीक है। अब जो हड्डियाँ मिली है वो मिली है सुअर की, तो सुअर को तो पालते नहीं होंगे क्योंकि सुअर किसी काम के नहीं होते, ठीक है। हिरण की भी हड्डियाँ मिली है, तो सामान्य सी बात है कि उन्हें खाते होंगे। भेड़ बकरियों को हो सकता है कि उन्हें पाला जाता हो। उसके ऊपर ज़्यादातर मनुष्यों की ही हड्डियाँ मिली है। इससे ऐसा लगता है कि ये लोग मनुष्यों को पालने लगे थे, ठीक है। यानी सबसे ऊपर जो मिले हैं हिरण और सुअर जैसी जंगली जानवरों की हड्डियाँ मिली है। उसके बाद के स्तर में भेड़ बकरियाँ मिली है, यानी पहले तो वो भेड़ बकरियों को पालते थे, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हिरण और सुअर को मार के खाते थे, उसके बाद भेड़ बकरियों को वो पाने लगे, तो उनके ऊपर के स्तर में भेड़ बकरियों की जो है हड्डियाँ मिली है। उसके बाद मवेशियों की हड्डियाँ मिली है, यानी मवेशियों को भी जो अब ये है पालने लगे थे। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर आयताकार घरों के अवशेष, जैसा कि मैंने आपको बताया, 4 या उससे ज़्यादा कमरे भी देखे जा सकते हैं। हो सकता है कि इसमें से एक कमरा भंडारण के लिए उपयोग किया जाता हो, यानी कोई भी अनाज वनाज आप उसमें रख सकते हो। अब क्योंकि खुदाई में यहाँ पर कब्रें मिली हैं, कब्रों के पास जानवरों की भी जो है हड्डियाँ मिली है। ऐसा माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता होगा तो वो लोग मानते थे कि मरने के बाद भी जीवन होता है, तो उसके मरने के बाद ये बकरियाँ उसके खाने के काम आएगी, ठीक है। तो इस तरह के कंकाल भी जो है एक कब्र में मृतक के साथ देखने को मिलते हैं, और कई चीज़ें भी देखने को मिलती है, ठीक है, कि वो लोग मानते थे कि ये चीज़ें उसके बाद में काम आएगी, जैसे बर्तन हो गया या कोई भी सामान जो उस काल में यूज़ किया जा सकता था। अब आते हैं दाऊजिली हेडिंग, ठीक है। दाऊजिली हेडिंग, यह पूरा स्थल चीन की है। देखो, अभी हम कहते हैं ईरान की ओर, अब जाएंगे चीन की ओर। यदि चीन और म्यांमार में आप जाओगे तो बीच में ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसकी घाटी पर ये दाऊजिली हेडिंग है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर खरल और मुसल मिले हैं पत्थर के, ठीक है। इससे पता चलता है कि भोजन के लिए अनाज ये उगाते थे, ठीक है, और खरल मुसल से पिसते थे, ठीक है। साथ ही यहाँ से जिडाइट पत्थर भी मिला है। देखो, जिडाइट पत्थर वो पत्थर है जो चीन में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ये चीन से आया होगा, ठीक। इसके अतिरिक्त इस पूरा स्थल से एक काष्ठाश्म लकड़ी, देखो काष्ठाश्म लकड़ी की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है कि जब वो बहुत पुरानी हो जाती है तो पत्थर जैसी बन जाती है, ठीक है। और उस लकड़ी के औजार भी मिले हैं और बर्तन भी मिले हैं, ठीक है। इसके बाद
अन्य यंत्र पर आते हैं कि तुर्क के बारे में इन्होंने अब बात की कि नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चाताल युग तुर्की में है। ठीक है, एक चताल युग तुर्की में, चताल युग एक यानी पुरास्थल का नाम है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी, यानी यहाँ पर जब खुदाई की गई तो यहाँ पर पता चला कि ऐसी चीज़ें खुदाई में मिली जो वहाँ पर नहीं यानी उगाई जा सकती थी, यहाँ पैदा की जा सकती थी या उत्पन्न की जा सकती थी। वो कहीं उसी काल में कहीं दूसरे देश में उसके प्रमाण मिले कि वो वहीं पर उत्पन्न या जो है उगाई जाती होगी, यानी उनका उत्पादन किया जाता था। ठीक है, तो जब यहाँ जो चताल युग है, ठीक है, यहाँ पर वो चीज़ें नहीं उत्पादन की जा सकती थी, तो जाहिर सी बात है यदि वो यहाँ पर मिले तो वो किसी व्यापार के तहत यहाँ पर लाई गई होगी, यानी दूसरी जगह से। जैसे जो सीरिया में उगाया जाता था चकमक पत्थर, वो यहाँ पर मिला है। जो लाल सागर की जो कोड़िया है वो भी यहाँ पर मिली है। जो भूमध्य सागर की सीपिया है वो भी यहाँ पर मिली है। ठीक है, यानी ये सब उस काल में सीरिया में चकमक पत्थर था, लाल सागर में कोड़िया थी और भूमध्य सागर में सीपिया थी, जो कि आपको चताल युग में यानी इतने दूर दूर तक की व्यापार हुआ करते थे। ध्यान रहे उस समय पहिए वाले नहीं थे। देखो व्यापार हुआ करते थे मतलब पैदल ही ये जो है व्यापार हुआ करते थे, क्योंकि पहिए की खोज नहीं हुई थी। ठीक है, लोग सामान को खुद लाद कर या जानवरों की पीठ पर लाते थे। तो यही था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा सेकेंड जो है आपका थर्ड चैप्टर। तो थैंक यू, थैंक्स लॉट गाइस।